एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एनालिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक कैरेक्टर्स। ठीक है, सिंथेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दीज आर डिटरमाइंड आफ्टर कंप्यूटिंग द डाटा ऑन द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ अ कम्युनिटी। जब हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं, जब हमें क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स पता चल जाते हैं प्लांट के और फिर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स पता चल जाते हैं प्लांट के, तो फिर हम क्या करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं? सिंथेटिक कैरेक्टर्स पे आ जाते हैं। अब सिंथेटिक कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंसी, वाइडिलिटी, इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स एंड इकोटोन और एज इफेक्ट। ये सारे हेडिंग्स हमने एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंसी। These attributes describe how uniformly a species occur in number of stand of the same community. इसमें क्या होता है कि एक कम्युनिटी जो है हमारी, उसमें कितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, यानी एक स्पीशीज जो है बार बार कितनी दफा प्रेजेंट है। ठीक है, a species found in 9 out of 10 plots in a one community, the presence of constancy will be 90. इसमें बात क्या की है, अगर 10 प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स या प्लॉट्स। हमने 10 प्लॉट्स लगाए हैं, ठीक है, उन 10 प्लॉट्स में 9 जो प्लॉट्स हैं उनमें एक ही स्पीशी बार बार ग्रो हो रही है, एक ही स्पीशी हर उसमें प्रेजेंट है, कम्युनिटी में, प्लॉट में प्रेजेंट है। तो उसकी जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है कि 10 प्लॉट्स थे जिसमें से 9 प्लॉट्स के अंदर स्पीशी एक ही वाली प्रेजेंट थी, तो हमारी जो प्रेजेंसी और कंस्टेंसी है वो कितनी हो जाएगी? 90% हो जाएगी। अब कॉन्स्टेंसी और प्रेजेंस में डिफरेंस होता है। कॉन्स्टेंसी क्या है? रिलेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ प्लांट ऑफ अ स्पीशीज इन डिफरेंट स्टैंड्स ऑफ अ कम्युनिटी बेस्ड ऑन इक्वल एरिया प्लॉट। कॉन्स्टेंसी में क्या होगा? हमारे जो प्लॉट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि 10 प्लॉट लगे हुए, 10 प्लॉट्स का जो एरिया है वो इक्वल हो। हमने मेजर किया कि 10 प्लॉट एक ही एरिया के, उनकी मेजरमेंट एक ही है। अगर ये 10 किलोमीटर का है, वो 10 का है, वो 10 का सेंटीमीटर, सॉरी, तो वो 10 के ही है। ठीक है, तो 10 प्लॉट एक ही एरिया, उसका जो था वो मेजर कर लिया। उसके बाद जो हम काउंट करेंगे कि वो जो 10 प्लॉट थे उनमें कितनी कितनी स्पीशीज थी, तो वो हमारा आएगा कॉन्स्टेंसी। और प्रेजेंस में क्या होता है? प्रेजेंस में हमने ये नहीं देखना होता कि प्लॉट का एरिया कितना है। हो सकता है पहला प्लॉट बड़ा हो, दूसरा प्लॉट छोटा हो, ठीक है, हमने एरिया काउंट नहीं करना होता। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि जितने भी प्लॉट्स हैं उनमें जो है स्पीशी जो है वो कितनी है, यानी एक प्लॉट में जो स्पीशी है वो दूसरी में भी आ रही है, तीसरी में भी आ रही है, या सिर्फ 2 में आ रही है, चौथे में नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये हमें मिकदार पता चल जाती है कि कौन सा प्लांट कांस्टेंट है, बार बार ग्रो कर रहा है और डिफरेंट प्लॉट जो है उनमें जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंसी। यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे 5 क्लासेस रख दी है। पहली क्लास कौन सी है? जिसमें 20% फ्रीक्वेंसी होती है, यानी 20% जो स्टैंड से 20% जो प्लॉट्स हैं उनमें क्या है, बहुत रेयर है, बहुत कम प्लांट जो है एक जैसे हैं, उसमें बहुत कम स्पीशीज लगी हुई है। सेकंड क्लास में क्या होता है? 20 to 40% इस पर फ्रीक्वेंसी बताई गई है, यानी 40% तक सेल्टम इसको कहते हैं। ठीक है, थर्ड क्लास कौन सी हो गई? 40 to 60% वाली, जिसमें ऑफन प्रेजेंट होते हैं बहुत सारी स्पीशीज हैं जो रिपीट हो रही है। ठीक है, फोर्थ क्लास कौन सी है? जिसमें 60 to 80% यानी मोस्टली प्रेजेंट है, जो स्पीशी है 10 प्लॉट्स हैं, जैसे इसमें 9 प्लॉट्स है, बार बार ये रिपीट हो रही है। ठीक है, कांस्टेंट है एक स्पीशी, तो वो मोस्टली में आएगा। फिफ्थ में क्या आएगा? कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। 10 प्लॉट्स है तो 10 के 10 में ही वो स्पीशी प्रेजेंट है, तो वो कॉन्स्टेंटली। तो सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है? मोस्टली एंड कॉन्स्टेंटली। 4 और 5 क्लास हमारे पास ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि उसमें एक ही स्पीशी जो है बार बार कंटिन्यू हो रही है, बार बार ग्रो कर रही है, कांस्टेंट स्पीशी। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रेजेंस एंड कॉन्स्टेंसी। सेकंड बात कर लेते हैं वाइडिलिटी की, इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और कवर। ठीक है, ये इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स। देखो, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशी। डेंसिटी में क्या करते हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल, एक स्पीशी जो है वो कितनी है वो, ठीक है, उसकी क्वांटिटी बतानी है। यानी एक कम्युनिटी में जो एक स्पीशी लगी हुई है, एक प्लांट की जो एक स्पीशी है, वो प्लांट कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, तो वो हम क्या होता है? वो डेंसिटी होती है। फ्रीक्वेंसी शोज हाउ दिस इंडिविजुअल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। फ्रीक्वेंसी में हम कैसे मालूम करते हैं कि एक कम्युनिटी में, एक प्लॉट पे, एक कोऑर्डिनेट पे वो जो स्पीशी है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव है, कितनी डिस्ट्रीब्यूटिव है, दूसरी में है या नहीं है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, थर्ड क्या है? कवर टेल्स हाउ मच एरिया इज ऑक्युपाइड बाय स्पीशी, यानी एक जो स्पीशी है वो कितना एरिया कवर कर रही है। जैसे कि एक प्लांट है, एक ट्री है, ठीक है, अगर मैं इसका बेजल एरिया लूँ, हम कवर जब भी लेंगे उसका बेजल एरिया लेंगे, यानी उसका मिड लेंगे, उसके मिड से हम उसको एक कोई भी मेजरिंग टेप ले लूँ और उससे उसका कवर मालूम करूँ कि इसने कितनी जगह दी हुई है, कितना एरिया इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो वो हमारे पास आ जाता है कवर। इक्वालिटी इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज dominant species of the community on the basis of frequency and density।
अब डेंसिटी क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पता चल रहा है, फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कितनी हो रही है, कि किस प्लॉट में वो रेयर है, किस पे ज्यादा है, ठीक है। तो इससे हमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि इस कम्युनिटी में ये वाली स्पीशीज डोमिनेंट है, यानी जो स्पीशीज ज्यादा होगी, कॉन्स्टेंटली होगी, वो उस कम्युनिटी में डोमिनेंट होगी। तो हमें डोमिनेंसी हम पता किससे करते हैं, हम डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को लेके इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स के थ्रू हम ये मालूम कर सकते हैं। साइंटिस्ट गिव इक्वल वेट ऑफ ऑल थ्री एट्रीब्यूट्स। अब तीन एट्रीब्यूट्स डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और कवर। तो हमने इसका फार्मूला लिखा, इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, बी से बेजल एरिया यानी कवर, कवर का बेजल एरिया लिखा। इन तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स की। फिडेलिटी, if a species occur only in certain type of community, this character of the species is called fidelity. fidelity किसे कहते हैं, यानी एक जो स्पीशी है वो एक ही कम्युनिटी में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में पाई जाए तो उसे हम फिडेलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे एक स्पीशी है वो एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी में बहुत ज्यादा पाई जा रही है तो वो फिडेलिटी कराएगी। इसकी 5 टाइप्स हैं, 5 क्लासेस, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्लासेस लिख दिए, इनकी परसेंटेज लिख दिया और इसके डिस्क्रिप्शन लिख दिया। सबसे पहली क्लास देख लेते हैं। फर्स्ट क्लास में क्या है, 20% कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 20% कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है, स्पीशीज रियरली डिस्ट्रीब्यूटेड और केम फ्रॉम अनदर कम्युनिटी। पहली क्लास में क्या है, 20% तक कोऑर्डिनेट्स है और उसमें जो है स्पीशीज रियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत कम डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है। ओके, और या फिर वो जो है किसी और कम्युनिटी से आई हुई स्पीशीज है जो वहाँ पे उस कम्युनिटी में आके रह रही है, उस कोऑर्डिनेट में आके रह रही है। तो पहली क्लास हो गई। सेकंड क्लास कौन सी है, इसमें 21 से 40% तक है कोऑर्डिनेट्स होते हैं। स्पीशीज फाउंड इन मैनी कम्युनिटी विदाउट एनी प्रेफरेंस, ठीक है। उनका कोई जो है कंपटीशन नहीं, स्पीशीज है बहुत सारी कम्युनिटीज में पाई जा रही है लेकिन वो कॉम्पीट नहीं कर रही है, किसी से कॉम्पिटिशन नहीं उनका, ठीक है। थर्ड क्लास कौन सी है, 41 to 60% तक इनकी जो इनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इफ अ स्पीशीज रिकॉर्डेड फ्रॉम सेवरल टाइप ऑफ कम्युनिटी बट इट्स मैक्सिमम अबंडेंस इज कंफर्म टू वन टाइप ऑफ कम्युनिटी। क्या होता है कि वो जो स्पीशी है वो बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज में भी है लेकिन कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जिसमें वो बहुत ज्यादा पाई जा रही है, ठीक है। एक कम्युनिटी में बहुत ज्यादा भी है और उसके साथ साथ वो दूसरी कम्युनिटीज में भी पाई जा रही है। तो फोर्थ क्लास कौन सी है, 61 to 80% कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसमें। If a species is frequently distributed in one community but rarely found in other community too. अब क्या होता है कि एक कम्युनिटी में वो स्पीशी पाई जा रही है फ्रिक्वेंटली, ठीक है, लेकिन बहुत कम जो है वो दूसरी कम्युनिटीज में, यानी एक में ज्यादा है और दूसरी में बहुत कम पाई जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी कम्युनिटी में वो है ही नहीं, है सही लेकिन बहुत रेयर है, ठीक है। फिफ्थ क्लास कौन सी है, 80 to 100% कोऑर्डिनेट्स होते हैं। If a species is completely confined to one particular community. इसमें क्या होता है, एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी में वो जो एक स्पीशी है वो पाई जाती है। तो ये फिफ्थ हो गई। तो सबसे हमारे लिए जो बेनिफिशियल है वो क्या है, 4 और 5, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक कम्युनिटी में बहुत ज्यादा स्पीशी है, एक ही स्पीशी एक कम्युनिटी में ज्यादा है, अब ज्यादा होगी तो वो वहाँ पे डोमिनेंट रहेंगी, ठीक है। इसी तरह से फिफ्थ क्लास में क्या है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक ही स्पीशी है तो वो स्पीशी वहाँ पे डोमिनेंट रहेगी और वो ज्यादा ग्रोथ करवाएगी, उसकी रिप्रोडक्शन ज्यादा होगी वहाँ पे, ठीक है। तो एज इफेक्ट क्या होता है, इकोटोन, वेयर 2 or more different type of communities not only meet but integrate। क्या होता है कि जब दो कम्युनिटीज आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, इकोटोन। अब आपस में कैसे मिलेंगी, जैसे कि दो हम इकोसिस्टम बना लें, ठीक है, ये एक इकोसिस्टम हो गया हमारा, ये दूसरा इकोसिस्टम हो गया, ये इकोसिस्टम फॉरेस्ट हो गया, दूसरा हमारे पास यहाँ पे डेजर्ट हो गया। अब फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में क्या होगा, ग्रासलैंड, ठीक है। दो इकोसिस्टम, दो कम्युनिटीज के बीच में क्या आ रहा है, ग्रासलैंड, और ये दोनों, अब फॉरेस्ट से भी ये मिल रहा है, डेजर्ट से भी मिल रहा है, फॉरेस्ट का कुछ पार्ट भी इसमें है, डेजर्ट का कुछ पार्ट भी इसमें होगा, तो ग्रासलैंड इसमें आ गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है जिसमें ग्रासलैंड इसको मैंने कंसिडर किया, ये क्या कहलाएगा, इकोटोन कहलाएगा। एच क्या है, वेयर 2 or more different type of communities meet। जब दो मिल रही हैं उसको हम सिंपली एच कहेंगे। इकोटोन किसे कहेंगे, जब दोनों जो इकोसिस्टम है उनके कुछ पार्ट्स इसमें होंगे, ऐड होंगे, और वो जो मिड का पॉइंट होगा वो इकोटोन कहलाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ, जैसे कि बीच का कोई बीच है या वेटलैंड है, ठीक है, यहाँ पे उसकी एक साइड पे सॉइल है, ठीक है, यहाँ से पानी स्टार्ट हो रहा है, ये सारा पानी है। हम समंदर वगैरह हमने देखी है तो क्या हो रहा होता है, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे सॉइल है यहाँ पे पानी है स्टार्ट हो गया, ऐसा तो नहीं होता। कुछ पानी जो सॉइल जो है जा रही होती है, आगे तक जाती है, फिर वहां से आहिस्ते से पानी शुरू हो रहा होता है। एक पॉइंट ऐसा होता है ना जिसमें सॉइल भी होती है, हल्की सॉइल भी होती है और
थोड़ा थोड़ा पानी भी होता है, फिर आगे जाके पूरा समंदर स्टार्ट हो जाता है, और अगर उसके पीछे जाएंगे तो यहाँ पे सारी सॉइल होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक साइड पे सॉइल है एक तरफ पानी है, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो होगा जहाँ पे एक तरफ से सॉइल भी आइसक से आ रही है और पानी भी आ रहा है, उन दोनों का मेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, इकोटोन कहलाता है, ठीक है। The areas between two or more communities are transition zones or junction, also called junction zone. अब इसको हम और क्या कहते हैं, ये जो दो कम्युनिटीज आपस में मिलती है इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन जोन भी कह सकते हैं, जंक्शन जोन भी और टेंशन जोन भी कहा जाता है। इकोटोन आर दी पोर्शन ऑफ एज विच शो बोथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू एडजॉइनिंग कम्युनिटीज। अब देखो ग्रासलैंड है, सॉरी इको फॉरेस्ट है और डेजर्ट है। अब फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में मैंने क्या कहा, ग्रासलैंड है। अब फॉरेस्ट में जो बर्ड्स है समझ लो वो किस में होंगे, ग्रासलैंड में भी होंगे, और डेजर्ट पे जो बर्ड्स होंगे वो किस में होंगे, ग्रासलैंड में भी होंगे। तो फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में क्या होगा, दोनों की जो स्पीशीज है वो इसमें ग्रासलैंड में होंगी, ठीक है। दोनों के कैरेक्टर्स किस में मौजूद हैं, ग्रासलैंड में। इफ अ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज एब्रप्ट देन आइडेंटिफाइंग द एज और बाउंड्री इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। अब ट्रांजिशन हमें सीधी नजर आ रही है, कोई उसमें चेंजेस नहीं हुई, कोई परमानेंट चेंज या कोई आर्टिफिशियल चेंज उसमें नहीं आया, तो उससे क्या होगा, हमें सिंपल जो है आइडेंटिफाई कर सकेंगे ये फॉरेस्ट है, ये डेजर्ट है, इसके बीच में ये है, ठीक है। Most of the time, due to similar topographical condition, species composition and pattern of dominance change gradually. In this situation, defining the community boundary or edge will not be easy. इसे आगे जाके समझते हैं। एजेस के दो टाइप्स है, एक परमानेंट होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। इसको देख, परमानेंट एज की दो टाइप्स है, परमानेंट और आर्टिफिशियल। परमानेंट एज क्या है, इनहेरिट। परमानेंट एज को और क्या कहते हैं, इनहेरिटेंट एज भी कहेंगे, और आर्टिफिशियल को हम कहेंगे इंड्यूस एज, ठीक है। इनहेरिटेंट एज क्या है, एज are often created by natural events like storm, fire or flood. किसकी वजह से आता है ये, किसकी वजह से बनता है ये एज, स्टॉर्म्स, फायर और फ्लड वगैरह, यानी स्लैब वगैरह जब आते हैं या जंगलात वगैरह में जब आग लग जाती है तो उसकी वजह से जो है ये एरिया जो बनता है उसे हम कहते हैं एज। यानी दो कम्युनिटीज के बीच में जो स्पेस बनेगा, दो कम्युनिटीज आपस में मिलती है, दो इकोसिस्टम आपस में जब मिलते हैं तो वो क्या जाता है, इनहेरेंट। ये किस वजह से होता है, परमानेंट किसी चेंज की वजह से, नेचुरल चेंज की वजह से। और इंड्यूस में क्या होगा, मैन कैन क्रिएट एज टू डेवलप अ हाउसिंग स्कीम। जैसे रोड्स वगैरह बनाते हैं, फार्मलैंड बना दिया फॉरेस्ट वगैरह में, तो उससे क्या होता है, डेजर्ट है और फॉरेस्ट है, उसके बीच में ग्रासलैंड बना दिया, कोई फार्म वगैरह बना दिया, तो ये हमने खुद बनाया ना, तो ये आर्टिफिशियल हो गया एज, ठीक है। तो ये इसकी दो टाइप्स थी।